जैसे ही दृश्य स्वान झील के गुप्त क्षेत्र में वापस आता है, हजारों योद्धा तारों वाले आकाश के रंग वाली रहस्यमय दरार में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही एक लोहे की संरचना बना चुके थे। एनसीटी के 60% सैन्य और मार्शल कलाकारों के स्तर से ऊपर के उच्च स्तरीय योद्धा सभी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। उन्हें मोहरा सेना का नाम दिया गया था और उनका केवल एक ही मिशन था, वो था बीस्ट टाइप के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और शक्तिशाली लॉर्ड स्तर के राक्षसों या यहाँ तक कि अधिपति स्तर के राक्षसों की ताकत और क्षमताओं का पता लगाने की कोशिश करना, फिर रिपोर्ट करने के लिए जिंदा बाहर निकलना। भयानक ज्वार को सांस रोककर देखते हुए ये बहादुर योद्धा, जो ईमानदारी से कहें तो केवल तोप के चारे हैं, आक्रामक तरीके से आगे बढ़े। उनकी युद्ध गर्जना और वेल एक साथ युद्ध की क्रूर और खूनी सिम्फनी बजाने के लिए एकत्र हुए, जिसने पहाड़ों और जंगलों को हिला दिया। इस बीच प्रवेश द्वार पर टैंकों के साथ एक अस्थायी सैन्य रक्षा रेखा स्थापित की गई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन और अनगिनत गैटलिंग गन और बड़ी कैलिबर मशीन गन स्टील की संरचना बना रही है। कोई भी राक्षस जो गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलता है, वो अनगिनत गोलियों और तोपखाने की आग से दब जाएगा। स्थानिक दरार का आकार सीमित था, जिसका मतलब था कि राक्षसों की संख्या जो वहां से गुजर सकती थी वह भी बहुत सीमित होगी, जिससे बीस्ट टाइप का लाभ समाप्त हो जाएगा जो खेल में था। जब तक वे स्वान झील के स्थानिक दरार के प्रवेश द्वार पर लाइन पकड़ते हैं, जो राक्षसों के लिए मानव दुनिया में प्रवेश करने के लिए अंतिम चेक पॉइंट था, और शहर की इस आपदा को झेलने की क्षमता असंभव नहीं होगी। यही वो था जिस पर मेयर हुआंग अपनी उम्मीदें लगा रहे थे जब उनकी गंभीर निगाहें अचानक आश्चर्य से उठी। और सिर्फ वे ही नहीं, एक योद्धा को टूटे हुए हाथ और खून से लथपथ देखकर हर कोई चकित था, जो गुप्त क्षेत्र में दरार से बाहर निकला। जिस क्षण वो व्यक्ति दरार से बाहर निकला, वह रेत के एक थैले की तरह असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा और हताश होकर मेयर हुआंग को पुकारने लगा। एक मेडिकल स्टाफ और मेयर हुआंग जल्दी से वहां पहुंचे, लेकिन इस समय यह स्पष्ट था कि वो व्यक्ति मौत के दरवाजे पर था। उसने मेयर हुआंग की ओर अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और उसमें एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव थी, जिसमें मोहरा सैनिकों की लड़ाई के सभी परिणाम थे। मेयर हुआंग ने उत्सुकता से पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं। यह सुनते ही योद्धा का गंदा खून से सना चेहरा एक गेंद की तरह सिकुड़ गया, जैसे कि एक शत विक्षत गुलदाउदी। उसने घोषणा की कि वे मर चुके हैं, हर कोई मर चुका था। जानवर की लहर ने सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिया, यहां तक कि लाशों को भी वापस नहीं लाया जा सका। जैसे ही योद्धा बोला, उसकी आंखें अचानक फिर से चौड़ी हो गई। क्रूर मुठभेड़ को याद करते हुए उसकी आंखों में अछूता भय और घृणा थी। उसने मेयर हुआंग को उस खूनी आंखों वाले काले बंदर से सावधान रहने की सलाह दी। उसने उन्हें साजिश रची और फंसाया है, अन्यथा उनमें से कम कुछ हजार लोग जिंदा बच जाते। जैसे ही मेयर हुआंग विशिष्ट विवरण पूछ रहे थे, अचानक दरार के दूसरी तरफ से एक तेज आवाज आई। फिर एक विशाल पत्थर का शंकु घूमकर बाहर आया, जो दूर एक इमारत को भेदता हुआ निकल गया। बिना रुके और भी पत्थर के शंकु बाहर निकल आए। गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर बड़ी मुश्किल से बनाए गए किले नष्ट हो गए और पत्थर के शंकुओं ने अनगिनत दबी हुई खदानों को भी उड़ा दिया। कई बहरे और विनाशकारी विस्फोट एकदम एक साथ सुनाई दिए और यह स्पष्ट हो गया कि बीस्ट का ज्वार अधूरे रक्षात्मक ढांचों को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। मेयर हुआंग की आंखों में एक भयावह एहसास कौन गया जब उन्होंने देखा कि दुश्मन का पहला लक्ष्य रक्षात्मक संरचनाओं के नीचे बारूदी सुरंगें थी और हमला स्पष्ट रूप से गुप्त क्षेत्र से हुआ था। ऐसा लगता है कि ये राक्षस दरार से बाहर आने से पहले हर जाल को तोड़ना चाहते हैं। शपथ लेते हुए मेयर हुआंग ने गुप्त क्षेत्र में स्थानिक दरार की ओर गोली चलाने का आदेश जारी किया। पीछे के टैंक और विमान रोधी तोपों ने गोलीबारी शुरू कर दी और आसमान में उठने वाली लपटों ने गुप्त क्षेत्र में दरार को डुबो दिया, जबकि उस तरफ पत्थर के शंकु के हमले कभी नहीं रुके। मेयर हुआंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। जानवरों को बाहर भेजने के बजाय इन राक्षसों ने पहले उनकी ताकत को खत्म करने के लिए लंबी दूरी के हमलों का इस्तेमाल किया। राक्षस कब से इंसानों की तरह सैन्य रणनीति का इस्तेमाल करते हैं? इस समय मृत योद्धा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अधिपति स्तर के जादुई जानवर ने वास्तव में उनके खिलाफ साजिश रची थी, अन्यथा कम से कम कुछ हजार मोहरा सैनिक जीवित बच निकलते। हुआंग चिंग ने अपनी मुठियां भींच ली। उन सभी को धिक्कार है। उस खूनी आंखों वाले काले बंदर जानवर को धिक्कार है। पत्थर की कीलों का एक और दौर तोपखाने के घेरे को तोड़कर हवा की लहर के साथ उड़ गया। पीछे के टैंक सैनिक पहले से तैयार थे और दूर चले गए। पत्थर की कील को जमीन पर गिरने दिया। एक सैनिक जो बचाव में था, उसने अचानक अपने पीछे पत्थर के शंकु के टुकड़ों से कुछ अजीब आवाजें सुनी। झिल्लीदार पंखों वाला एक विशालकाय चूहा अचानक मलबे से निकला और सैनिक के सिर से टी। ये क्रूर और विचित्र दृश्य युद्ध के मैदान में अनगिनत स्थानों पर खेला गया था। पत्थर के शंकु वास्तव में वॉरक्राफ्ट के लिए प्रक्षेपण केबिन के रूप में उपयोग किए गए थे। वे पत्थर के शंकु के माध्यम से गुप्त क्षेत्र में दरारों से बाहर उड़ गए और विनाश का कारण बनने के लिए सीधे युद्ध के मैदान के पीछे गिरा दिए गए। मेयर हुआंग ने सभी को सावधान रहने की चेतावनी दी। दुश्मन के हमले रणनीतिक थे और उन्हें उतरने से पहले ही रोक दिया जाना चाहिए। लानत है, उन पत्थर की कीलों को गिरने न दे, उन्हें तुरंत रोके। मिसाइलों ने पत्थर के शंकु को रोकना शुरू कर दिया, लेकिन इससे गुप्त क्षेत्र पर हमला करने वाली मारक क्षमता में कमी आई। टैंक सैनिक एक संक्षिप्त अराजकता में गिर गए और योद्धा सैनिकों ने सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया। लेकिन राक्षसों को लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। वे जल्दी से छिप गए और भाग गए, विनाश पर ध्यान केंद्रित किया। विभिन्न सैन्य उपकरणों के कारण गुप्त क्षेत्र में दरारों के आसपास बारूद का जाल तेजी से कम हो गया। गुप्त क्षेत्र में काले बंदर की रक्त लाल पुतलियों ने एक बहुत ही चालाक मानव जैसी अभिव्यक्ति प्रकट की। एक कृपालु व्यवहार में यह बदसूरत कमीना नया समय लगभग समाप्त हो गया था और इसके हर सेकंड का आनंद ले रहा था। कुछ ही क्षणों में मनुष्य अब उसके जानवर की लहर का विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए एक आज्ञाकारी स्वर में उसने अपने सैनिकों को मनुष्यों और उनकी भूमि के टुकड़े को तब तक समतल करने का आदेश दिया जब तक कि कुछ भी खड़ा न रह जाए। लॉर्ड लेवल का एक सफेद बालों वाला विशालकाय गोरिल्ला राजा एक छोटी इमारत के आकार का सबसे पहले बाहर निकला और उसके पीछे जानवरों का समूह करीब से पीछा करता हुआ सभी गुप्त क्षेत्र में दरार की ओर बढ़ रहे थे।
आसमान में एक भयानक दहाड़ गूंजी और सफेद बालों वाला विशालकाय गोरिल्ला राजा एक साथ कई जादुई जानवरों के साथ कई गोले की बमबारी के बावजूद बाहर निकल आया, अपनी मुट्ठियों से जमीन पर वार किया और आसमान की ओर चिल्लाया। सफेद बालों वाले विशालकाय बंदर राजा की गोलाबारी से बड़ी संख्या में जादुई जानवरों ने इस तथ्य का फायदा उठाया। गुप्त क्षेत्र में दरार से जल्दी से बाहर निकले और सभी दिशाओं में भाग गए। इस बीच एक ऊंची इमारत की छत पर उसने नीचे युद्ध के मैदान को देखा और महसूस किया कि मनुष्य स्थिति पर नियंत्रण खोने लगे हैं। आज के बाद उसने सोचा कि एनी सिटी का क्या होगा। उसने एक बार समृद्ध शहर और किनारे को देखा। हालांकि वो यहाँ केवल कुछ महीनों के लिए ही आया था, लेकिन उसे एनी सिटी से लगाव हो गया था और वह कमबख्त राक्षसों के झुंड को उस अच्छे जीवन को नष्ट करने की अनुमति नहीं देगा जिसे उसने बनाने के लिए संघर्ष किया था। बिना कुछ सोचे समझे यह दहाड़ता हुआ सीधे ऊंची इमारत से कूद गया। इमारत की दीवार पर अपने पैरों के साथ नीचे की ओर भागता हुआ। भागते समय उसके शरीर पर सख्त काली त्वचा दिखाई दी, क्योंकि वह दम्योरा के रूप में निर्णायक रूप से युद्ध के मैदान में घुस गया और इसके साथ ही दृश्य शहर के भीतर कहीं और स्थानांतरित हो गया। लो जियान ने अपनी थंडर किक मार्शल आर्ट को सक्रिय किया और एक राक्षस के पेट में लात मारी, जिससे वो टूट गया। प्रभाव से उसकी आंखें भी बाहर निकल गईं। एक अन्य योद्धा ने पहले से ही 5 जानवरों को मार गिराने के लिए लो जियान की प्रशंसा की। फिर उसने आगे बढ़ने और राक्षस के शरीर को खोदने का अवसर लिया। उसे ठीक होने से रोकने के लिए जादू की कोर को बाहर निकाला। लो जियान ने प्रशंसा को ठुकराते हुए मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। अगले ही पल एक भयानक जानवर का सिर लो जियान के सामने फेंका गया। तभी एक छोटी सी आकृति आई। उसने राक्षस के कटे हुए सिर पर पैर रखा और निम्न स्तर के राक्षसों को मारने के बाद दिखावा करने के लिए लो जियान को चिढ़ाया। वो छोटी सी आकृति कोई और नहीं बल्कि काई शाओलिंग थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना चिढ़ाना जारी रखा और कहा कि अगर लो जियान खुद को एंड सिटी के थर्ड हाई में नंबर 1 कह रहा है तो वह एक मजाक है। लो जियान उसका खंडन करना चाहता था, लेकिन यह भी जानता था कि अगर बात आती है तो वह शायद उसे हरा नहीं सकता। इसलिए खुद को शर्मिंदा न करने के लिए वो केवल थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो सकता था। अचानक सभी ने महसूस किया कि तापमान में तेजी से गिरावट आई है और यहाँ तक कि जमीन पर सफेद बर्फ भी दिखाई दी। एक अकेला और ठंडा युवक जो अपनी लड़ाइयों के बावजूद बेदाग स्टाइल वाले बालों के साथ चला गया। कै शाओलिंग तब भयभीत हो गई जब उसने जू झो के हाथ में नीला जादू कोर देखा। उसने वास्तव में अकेले ही एक तीसरे दर्जे के जानवर को मार डाला और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वह थी उसकी मौजूदगी। काई शाओलिंग को युद्ध के मैदान में चू झो को देखने की उम्मीद नहीं थी। उसने खाली करने का विकल्प नहीं चुना। चू झो ने अकेले तीसरे दर्जे के राक्षस को मारने के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसे ऐसी उपलब्धि दिखाने में शर्म महसूस हुई, खासकर तब जब ये है कि तुलना में इस उपलब्धि का कोई मतलब नहीं था। चू झो ने बेपरवाही से जवाब दिया, जैसे कि वो मौत को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। उनके माता पिता योद्धा थे और वे युद्ध के मैदान में जानवर की लहर के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनके बच्चे होने के नाते वे कैसे भाग सकते थे। लेकिन जैसे ही तीनों एक संक्षिप्त बातचीत कर रहे थे, लो जियान ने अपनी उंगलियों को थोड़ा कांपते हुए, अभी भी अपनी घबराहट और सदमे को प्रकट करते हुए, आकाश में किसी चीज की ओर इशारा किया और बाकी लोगों को सावधान रहने के लिए कहा। चू जेड हो ने अचानक आसमान की ओर देखा और देखा कि एक टैंक आसमान से गिर रहा है। आखिर किसने यहाँ टैंक गिराया? अचानक उसने अपनी तलवार से टैंक को आधा काट दिया। ऐसा लग रहा है कि यह वही था। क्या यह वही लॉर्ड क्लास जानवर नहीं है जो सबसे पहले बाहर आया था? यह हमारी पिछली पंक्तियों तक कैसे पहुंच गया? शांत हो जाओ, यह कोई लॉर्ड क्लास नहीं है। इसका सोज और आभा मेल नहीं खाते। एक कुलीन व्यक्ति ने सोचा। अचानक एमसी आया और राक्षस को उसके सिर में धकेल दिया और राक्षस ने उसे जमीन में धकेलने की कोशिश की, लेकिन एमसी ने उसे अपने एक हाथ से पकड़ लिया और एमसी ने राक्षस से कहा, दांतों की देखभाल का समय। फिर उसने राक्षस का मुंह खोला और उसके मुंह में परमाणु चार्ज देखकर हंसने लगा। आसपास के लोग सदमे में है और कहा कि अगर वह है तो वो शहर को बचा सकता है। एमसी ने पेंगझो से कहा, मैं ये क्षेत्र तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। मैं दूसरे मोर्चों पर मजबूती से हमला करूंगा। फिर वो अपने परमाणु हमले के साथ उड़ता है। एमसी को देखता है और उनके इको लोकेशन से उन्हें खोजने की कोशिश करता है। एक बड़ा हाथी राक्षस मानव पर हमला करता है। वे तलवार थामे हुए अपनी मौत तक लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद वे हाथी राक्षस के दांतों पर मर जाते हैं। सैनिक डर जाते हैं और राक्षस से लड़ते हुए काली धुंध राक्षस पर जाती है, लेकिन अचानक एक नीला उसके सिर पर हमला करता है और उसे तुरंत मार देता है। सभी राक्षस एमसी पर चिल्लाते हैं, लेकिन उसकी मदद से मुट्ठी भर राक्षसों को मौके पर ही मार देते हैं। दूसरे युद्ध के मैदान में शिकारी जानवरों के सुदृढ़ीकरण नहीं, ऐसा लगता है कि वे सभी एक स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। ये वी है, वो शहर का शीर्ष विद्वान वी है, वो युद्ध के मैदान में प्रवेश कर चुका है। जानवर हर दिशा से उस पर हमला कर रहे हैं। हम उसे पराजित नहीं होने दे सकते। चलो बाहर चले जाएं। वो अभी भी एक बच्चा है और वो शहर की आखिरी उम्मीद है। जाओ, राक्षसों को मार गिराओ, हमारे शीर्ष स्कोर की रक्षा करो। एक नीली किरण ने राक्षस को उसके सिर में मार दिया और युद्ध के मैदान में लाशें बिखर गईं। एमसी अभी भी राक्षस को मार रहा है। सभी शिकारी मैदान में राक्षस को मारने आए। एक राक्षस दीवार पर हमला कर रहा था, लेकिन अचानक दीवार ने उसे रोक दिया। शहर प्रमुख अपने हाथ की किरण से राक्षस को मार डाला। अचानक एक विशाल राक्षस आया। शहर प्रमुख ने उसे देखा, सोचा पहाड़ को कुचलने वाला अजगर, चौथा स्तर, राजा प्रजाति, प्रभु श्रेणी, ब्लड ईव का सबसे मजबूत माउंट। अगर सॉवरेन का माउंट पीएलए में प्रवेश कर रहा है तो डेरी बंदर घबरा रहा होगा। अपने हाथ की एक सलामी से उसने राक्षस पर हमला किया, लेकिन उसने उसे रोक दिया। फिर मेयर ने फिर से हमला किया। अपने हमले से उसने राक्षस की आंख को अंधा कर दिया। मेयर की तरफ देखो, अच्छा हुआ कि मेरे पास पहाड़ के बारे में जानकारी थी। अजगर को कुचलते हुए 10। तुम पूरी तरह से शहर में घुस गए थे, तुम्हें थका देने के लिए, लेकिन अपना सिर दिखाते हुए तुम सिर्फ वध के लिए कह रहे हो। राक्षस पर उसके हजारों हमले के साथ, लेकिन राक्षस ने अपने चट्टान के हमले से उसे रोक दिया। लेकिन अचानक महापौर राजा बंदर राक्षस द्वारा घात लगाए गए। मूर्ख इंसान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे घोड़े के साथ क्या कर रहे हो?
खूनी आंखों वाला काला बंदर, ये पत्थर की कील के अंदर छिपा हुआ था। अब मुझे तुम्हारी खोपड़ी को चलने दो ताकि हर कोई देख सके कि मेरे सामने कितने तुच्छ इंसान थे। उसने उसे जमीन पर पटक दिया वो विस्फोट, हालांकि यह एक झटके में फट गया। मैंने इसकी पुष्टि कर दी है, तुम्हारे शहर में कोई भी मजबूत मार्शल आर्टिस्ट नहीं बचा है। मैं अब बिना संयम के सभी को मार सकता हूँ। महापौर अपने हाथ से भागता है और एक ऐसा हमला करता है जो ड्रैगन जैसा दिखता है। राक्षस इंसान, तुम्हारा प्रतिरोध निरर्थक है, तुम बस अपरिहार्य को टाल रहे हो। इस युद्ध के मैदान पर अब मेरा कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है, यह मेरे लिए एक खेल बन गया है। मानवता को भय और निराशा में डुबोने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे ताकतवर इंसानों को उस रूप में देखना, निराशा और डर का वो चेहरा देखने में बहुत आनंददायक होगा। फिर उसने राक्षस पर हमला किया लेकिन राक्षस ने उसे अपने हाथ से रोक दिया। उसने कहा, शक्तिशाली लेकिन बहुत धीमा ये हमला मेयर ने किया। मेयर ने अपनी घातक आंखों से उसे देखा। राक्षस ने कहा, तुम क्यों नहीं डरते? तुम कमीने, तुम सोचते हो कि तुम होशियार हो, लेकिन अंत में तुम गलत साबित हुए, क्योंकि तुम सिर्फ एक घमंडी जानवर हो। और राक्षस को एक संरचना में बांध दिया। आसमान भारी हो गया जैसे कुछ आ रहा है। राक्षस चिल्लाया, ये तुम्हारी योजना है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जमीन के नीचे दफना सकते हो? बहुत बोला इंसान, तुम मुझे हमेशा के लिए बंद नहीं रख सकते। जिस क्षण तुम लड़खड़ाओगे मैं यहाँ हर इंसान को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह कोई बैकअप प्लान नहीं है। फिर उसकी शर्ट फाड़ दो और उसके सीने पर निशान बना दो और उसका हाथ उसके दिल पर दबा दो। तुम क्या कर रहे हो? इस युद्ध की शुरुआत में मैंने एक शहर के एकमात्र रणनीतिक परमाणु वारहेड को युद्ध के मैदान में दफना दिया था। ट्रिगर मेरे दिल के अंदर प्रत्यारोपित है। अगर मेरा दिल रुक जाता है तो वारहेड फट जाता है। तुम झूठ बोल रहे हो। कौन ऐसी किसी चीज पर अपनी जान दांव पर लगाएगा? तुम्हें लगता है कि मैं इस बकवास में फंस जाऊंगा? मैंने कभी इससे दूर जाने की योजना नहीं बनाई। मैं हुआंग किंग हूँ, एक शहर का मेयर। मैं हुआंग किंग अपना सब कुछ, अपना कर्तव्य, अपना शरीर, अपना जीवन एक शहर और उसके लोगों के लिए अर्पित करता हूँ। मुझे लगता है मैंने आखिरकार काफी कुछ कर लिया है। अचानक उसका शरीर एक टन परमाणु बम विस्फोट की तरह फट गया। आसमान में मशरूम जैसी आग पानी की एक बूंद फेट में गिर गई। बुजुर्ग महापौर को उनके बलिदान के लिए सलाम करते हैं। एक विशाल मशरूम बादल एक कब्र के पत्थर की तरह धरती से उठ खड़ा हुआ। हर मार्शल कलाकार जिसने समय रहते निकासी संकेत प्राप्त किया श्रद्धापूर्वक मौन में खड़ा रहा। ये किंवदंतियों के योग्य अंतिम संस्कार था। जमीन लावा से भरी हुई है। राक्षस का कंकाल जमीन में पड़ा हुआ है, लेकिन अचानक एक अग्निकोर चमक उठी और राक्षस को राक्षस के शरीर को बहाल करने में मदद की। पहले उसका दिल, फिर दोनों हाथ, उसका चेहरा और उसकी आंखें। विश्वास नहीं हो रहा, मैं उस नीच इंसान द्वारा लगभग बाहर निकाल लिया गया था। मैं इस शहर के हर आखिरी व्यक्ति का वध कर दूंगा। मैं हर इंसान को सबसे क्रूर तरीके से मौत के घाट उतार दूंगा। मुझे अभी पाप के क्षेत्र में लौटना होगा, एक बार जब टाई मेरा खून वापस ले लेगी और मैं इस जगह को मिट्टी में मिला दूंगा। अचानक एक आवाज आए, तुम कहां जा रहे हो? एमसी ने अपनी बांह को क्रॉस करके राक्षस को देखा। यह इंसान, मुझे याद है, वो इस आक्रमण के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है, एक भयानक विलक्षण। मैंने तुम्हें आखिरकार पा लिया है। यह अफसोस की बात है कि मैं थोड़ा देर से आया। उसने अचानक उस पर हमला कर दिया। मूर्ख इंसान, प्रतिभा, अपने छिपने के बजाय तुम अहंकार से मेरे सामने खड़े हो। ये तुम्हें मारने का एकदम सही मौका है। डेस्कटॉप, अगर तुम भागते तो मेरा मिनी न्यूक्लियर बम शायद तुम्हें पकड़ नहीं पाता, लेकिन चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो इसलिए यहाँ तुम कमबख्त इंसान। फिर एमसी ने अचानक अपने टाइटन को बुलाया। देखो, एक और वारहेड क्यों फट गया? वहां क्या हो रहा है? क्या यह मेयर हुआंग किंग द्वारा बिछाया गया एक और जाल था? उस आदमी ने वाकई हर चीज के बारे में सोचा। इसने राक्षस को लगभग मार डाला। वो मौत के डर से मर रहा है। देखो कवच टाइटन, तुम मुझसे ज्यादा क्रूर हो। यहां तक कि सबसे ज्यादा रैंक वाले जानवरों में भी तुम्हारी जैसी आभा नहीं होती। गुस्से में बंदर पर हमला करते हुए एमसी राक्षस रोल ऑफ थी। प्रभाव से छोटे बंदर को भागने का कोई फायदा नहीं। पहाड़ हिलाने वाला समुद्र बाढ़ का प्रहार। राक्षस भी हमला करता है। एमसी, तुम अंत तक एक संप्रभु श्रेणी के जानवर हो, घायल होने के बावजूद भी एक बंदर की तरह दुबले पतले और चिकोटीदार जो कि तुम हो। मुझे लगता है टाइटन मोड में मेरी काया ने बोर्ड भर में 30 अंक पार कर लिए हैं, फिर भी मैं योलू पर पूरी तरह से हावी नहीं हो सका और तुम किसी तरह मेरी बांह को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गए। लेकिन ये काफी नहीं था। मैंने आखिरी बार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। तुम पहले ही उसे ठीक कर चुके हो। नहीं, मैं इस प्रतिभाशाली को नहीं हरा सकता। अचानक भागने लगा एमसी ने उसे मारने के लिए उसकी परमाणु सांस पर हमला किया। लानत है तुम मानव प्रतिभा। वो बंदर भूमिगत हो गया और मृत होने का नाटक किया। लेकिन मृत होने का नाटक करने का मतलब है वो डरता है, पाए जाने से डरता है। यह अभूतपूर्व चोटों से पीड़ित है। इसे मारने का यह सबसे अच्छा मौका है। ऐसा लगता है कि अधिपति स्तर के जादुई स्तनधारी अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपा सकते हैं। अगर मैंने इसे और अधिक सावधानी से पाया होता तो मेयर हुआंग शायद ऐसा न कर पाते। लेकिन अब वो गंभीर रूप से घायल है। इसके छिपे होने के बाद भी जीवन का कोई भी हल्का निशान, मैं अभी भी इसे महसूस कर सकता हूँ। तुम्हें ढूंढ लिया, तुम डॉन बंदर। उसे मारने के लिए फिर से परमाणु चार्ज। धिक्कार है, थोड़ा और आगे। पहले ही जिन डोमेन के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया है, पास में ही वैग। अगर वो शापित मानव मेयर स्टेड न होता, यह मेयर हलियांग को अपवित्र करने की कीमत है। मैं तुम्हें यह इच्छा दिलाऊंगा कि तुम मर जाओ। राक्षस ने अपना हाथ पकड़ लिया। अचानक उसका हाथ और शक्तिशाली हो गया और एमसी पर हमला किया। जन पंच एक दूसरे से टकराया और एमसी का हाथ कुचल गया और वो गिर गया, लेकिन राक्षस भी गिर गया। एफएमसी ने उसे अपनी परमाणु शक्ति से मारने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक गाना आया जिससे एमसी को मानसिक हमला हुआ। यह मानसिक हमला है। फर्श हाथ से भरा हुआ है और वह राक्षस के शरीर को ले जा रहा है। एमसी ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ के जोड़ को एक छोटे हाथ ने ब्लॉक कर दिया, जिससे एमसी के शरीर की हरकत रुक गई। ये हाथ जोड़ों को लॉक कर रहे हैं। मेरा शरीर हिल नहीं सकता। ऐसा मत सोचो कि यह मुझे फंसा सकता है। 200 डिग्री तापमान।
और अभी भी बढ़ रहा है और सभी हाथ जल रहे हैं लौ की जलन का स्वाद ले। राक्षस लगभग पोर्टल पर है। एमसी ने राक्षस को मारने के लिए अपनी अग्नि टाइटन बॉडी को राक्षस पर फेंक दिया। जल्दी करो, वो विशालकाय पकड़ा गया, वो सचमुच आग पर है, जल्दी करो, भागो। सभी हाथ एक साथ आए और एक चेहरा बना है। एमसी ने कहा, रुको, ये क्या है? क्या यह एक जानवर है? शक्ति के साथ वह अधिपति भी, शक्ति के साथ वह भयानक। क्या यह भी एक अधिपति है? अगर उसका असली रूप प्रकट होता तो मैं शायद पहले ही सेकंड में घुटनों के बल बैठ जाता। गुप्त क्षेत्र में आयामी दरार से जो 100 मीटर ऊंचा था, अनगिनत भुजाएं ज्वार की तरह फैली हुई थी और एक विशाल पर्वत जितनी ऊंची थी। भुजाओं की लहर के केंद्र में एक महिला का सिर था और 2 सुंदर हाथ मुखौटे की तरह उसकी आंखों को ढंके हुए थे। अही को पता था कि दूसरा पक्ष दरार के दूसरी तरफ था, जो उसे 2 आयामों में प्रभावित कर रहा था। इतनी भयानक शक्ति के साथ यह क्या था? क्या यह एक राक्षस था? और अगर यह था तो क्या यह एक अधिपति भी था? अगर इस रहस्यमय प्राणी का असली रूप स्थानिक दरार से बाहर निकलता है तो यही शायद उसी पहले सेकंड में अपने घुटनों पर होगा। महिला का सिर ऐसा लग रहा था यही के आने का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें खोली, आखिरकार इस युवा इंसान की दखलंदाजी से तंग आकर। ऐसी भयावह निगाहों के नीचे वो उतनी ही जोर से चीखती है जितनी कि वो महिमा मंडित विकृत वंशी थी। उसकी चीखों से ही को लगा कि उसका दिमाग फटने वाला है। भले ही उसने विशालकाय मानवरूपी श्रवण को अवरुद्ध कर दिया था, लेकिन भयानक चीख अभी भी उसके दिमाग तक पहुंच सकती थी। विशालकाय दर्द में चिल्लाया और उसने उसकी गर्दन के पीछे के मांस को फाड़ दिया और बाहर रंग गया। गंदे बंदर ने इतने लोगों को मार डाला था और अब वो ऐसे ही जाना चाहता है। वो एक पागल की तरह था और उसकी आंखों में केवल अंतहीन हत्या के इरादे और पागलपन के साथ उसने दहाड़ लगाई और कहा कि अगर वो सोचता है कि वो बस इसे स्वीकार कर लेगा तो वो कमबख्त बंदर सपना देख रहा है। उसने अपनी सारी परमाणु ऊर्जा उस विशालकाय के शरीर में डाल दी और डेमोरा के जीन के साथ विशालकाय का शरीर तुरंत एक अधिभार मोड में प्रवेश कर गया। उसका सारा मांस और खून नीले मैग्मा जैसे खून से पिघल गया। अपनी हरकतों को सहारा देने के लिए केवल एक विशाल कंकाल को छोड़कर उसने अपने विशालकाय के जलते हुए शरीर को दरार के किनारे पर नियंत्रित किया और गर्दन से मिसाइल की तरह बाहर निकल गया। सभी जैद भुजाओं को जला दिया, जिससे उसका राख होने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। जब विशालकाय का शरीर गुप्त क्षेत्र की दरार में कदम रखने वाला था तो उसने अपनी आंखों को ढंकी हुई महिला के सिर का सामना किया और उसे बीच की उंगली दिखाई। उसने उसे एक मजाकिया मुस्कान दी और कहा कि यह उसके गृहनगर की एक स्थानीय विशेषता है, उसकी गान को जलाने के लिए एक परमाणु बम, और उसे उम्मीद है कि कुतिया इसे पसंद करेगी। अपनी आंखों को ढंकी हुई महिला ने सीधे उस जलते हुए विशालकाय को देखा जो मौत के अग्रदूत की तरह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। उस पल उसकी चीखें तेज हो गईं, लेकिन यह सिर्फ हताशा और सदमे की वजह से था। फिर चमकदार नीले और सफेद विस्फोट ने सब कुछ भर दिया। विस्फोट के बाद का कुछ हिस्सा गुप्त क्षेत्र में दरार से बाहर निकल आया, जिससे विकी सैकड़ों मीटर दूर गिरे हुए पत्ते की तरह उड़ गया। नीली सफेद रोशनी गुप्त क्षेत्र में दरार से गुजरी, जिससे परमाणु विस्फोट का धुआं और धूल फैल गई जो बाहरी दुनिया में भर गई थी। जैसे परमाणु विस्फोट के बंजर इलाके में एक छोटा सूरज उग रहा हो। यह स्पष्ट घटना जल्द ही कई किलोमीटर दूर योद्धाओं द्वारा देखी गई। एक योद्धा ने अनिश्चितता से बताया कि गुप्त क्षेत्र में दरार फट गई है। दूसरे ने भी एक आश्चर्यजनक मुद्दा खोजा। कुछ अप्रत्याशित हुआ था क्योंकि जानवर अचानक अराजकता में थे। आप देखिए, बीस्ट टाइड उच्च स्तरीय राक्षसों के नेतृत्व का पालन करता है और पिछली लड़ाइयों में उच्च स्तर की संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है। लेकिन अब वे चींटियों की एक कॉलोनी की तरह थे जो अपना स्वयं खो चुके थे। या तो अंधाधुंध हमला कर रहे थे या सभी दिशाओं में भाग रहे थे। सभी अनुभवी योद्धाओं को समझ में आ गया कि इसका क्या मतलब है। अधिपति स्तर का जानवर मर चुका था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या मेयर हुआन किंग की योजना सफल हुई है। सभी ने खुशी मनाई, लेकिन अपने मेयर के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देने के लिए सतर्क रहे। अगर सभी बचे हुए जानवरों को खत्म कर दिया जाए तो एनकिन शहर को बचाया जा सकता है। ब्लड आई ब्लैक ऐप के शव को आखिरकार विशालकाय परमाणु बम ने नष्ट कर दिया, जिससे जानवरों का एनसीडी में दरार के माध्यम से प्रवाह रुक गया। और बचे हुए योद्धा जो मूल रूप से उच्च तीव्रता वाली लड़ाई के कारण थकान के लक्षण दिखा रहे थे, अचानक पुनर्जीवित हो गए, जैसे कि उन्हें चिकन के खून का इंजेक्शन लगाया गया हो। उन्होंने आखिरकार जानवरों के अंधेरे समुद्र से उम्मीद देखी। घेराबंदी पूरे दिन और रात तक चली, जब तक कि हर जानवर का शिकार नहीं किया गया। घेराबंदी समाप्त होने के बाद थके हुए योद्धाओं का अंततः चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा उपचार किया गया। युद्ध के मैदान में कहीं चू झो एक क्रूर रूप से घायल और खून से लथपथ शरीर के साथ चुपचाप बैठा था। क्षति के आकलन से पता चला कि यद्यपि एनसीटी ने घेराबंदी जीत ली थी, लेकिन यह एक विनाशकारी कीमत पर था। लगभग 80% योद्धा और सैनिक मारे गए या घायल हो गए। इस बीच पिछले परमाणु विस्फोट के स्थल पर एक युवक ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, जब शहर को आखिरकार राहत और एक नया जीवन मिला। वो थोड़ा भ्रमित होकर बैठ गया। उसने सोचा कि एक छोटा परमाणु बम बनाने के लिए अपनी बची हुई सारी परमाणु ऊर्जा विशालकाय के शरीर में डालने के बाद वो कितने समय तक बेहोश रहा होगा। उसका शरीर सो गया। सौभाग्य से जिस स्थान पर उसने होश खोया था वो ताज़ा परमाणु विकिरण और अवशिष्ट परमाणु विखंडन ऊर्जा से भरा था, जिसने उसकी ऊर्जा समाप्त होने के बाद उसे फिर से तरोताजा कर दिया। ये लड़ाई बेहद क्रूर थी, इतनी क्रूर कि मेयर हुआंग को खुद भी हस्तक्षेप करना पड़ा। खून से लथपथ काले बंदर को परमाणु विस्फोट क्षेत्र में फुसलाया और उसके कारण उसे नष्ट कर दिया। यही परमाणु विस्फोट क्षेत्र में घरेलू मैदान के लाभ का उपयोग करने और बार बार आत्मविनाश करने में सक्षम था, ताकि महिला के सिर द्वारा उसे बचाने की कोशिश करने से पहले खून से लथपथ काले बंदर को मार डाला जा सके। अपने जादू के कोर में बची हुई थोड़ी सी जीवन शक्ति के साथ उसके लिए खुद को ठीक करना असंभव था। अधीनस्थ जानवर टाइप ने पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि उन्हें अधिपति की मृत्यु का आभास हो गया था। भले ही यही का अनंत राक्षस टेम्पलेट मजबूत था, फिर भी यह ओवल से मेल नहीं खा सकता था। ऑड लेवल बीस्ट, इस लड़ाई को जीतना विशुद्ध भाग्य, लाभ और भाग्य का मिलाजुला परिणाम था।
उसने अपनी हथेलियां कस ली, अपने शरीर में उमड़ती परमाणु ऊर्जा को महसूस किया। पर्याप्त समय मिलने पर वो सिया साम्राज्य में मार्शल पावर के शिखर पर पहुंच जाएगा। हालांकि इस बार सिया साम्राज्य में गुप्त क्षेत्र के दंगे ने उसे तत्परता का एहसास दिलाया है। उसके पास विकास के लिए कोई समय नहीं है। उसे नहीं पता कि अगला टेम्पलेट कब उपलब्ध होगा, और अगर वो इसे खींचता है तो ये गोल्ड टियर या उससे ऊपर नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि प्लांट एट्रीब्यूट मैजिक कोर के संग्रह को तेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रह डेमोरिस टेम्पलेट के साथ विलय करना उसके लिए शीर्ष स्तरीय योद्धा बनने का सबसे तेज तरीका था। जियान हुआंग मार्शल आर्ट भी है। चूंकि अनंत राक्षस टेम्पलेट उसे वयुन स्पेस में धोखा देने में मदद कर सकते हैं, इसलिए उसे मार्शल आर्टिस्ट की असाधारण प्रणाली को भी समझना चाहिए। हालांकि जियान हुआंग मार्शल आर्ट की विकास अवधि उनकी टेम्पलेट क्षमताओं की तुलना में धीमी थी, लेकिन इसकी क्षमता भी बहुत अधिक थी। आखिरकार यह उच्च मार्शल आर्ट की दुनिया में साधना प्रणाली थी, और शायद इस दुनिया में ले जाया जाना उसके भाग्य का हिस्सा था। बंजर भूमि पर उसने दूर से शहर को देखा जिसने अभी अभी युद्ध का अनुभव किया था, और चुपचाप भविष्य की योजना बनाई। जानवर के आक्रमण के 1 महीने बाद और शहर ने लगभग फिर से काम करना शुरू कर दिया था। शहर के केंद्र में पूर्व महापौर हुआन किंग की कई दसियों मीटर ऊंची एक कांस्य प्रतिमा बनाई गई थी। यह नागरिकों और आने वाली पीढ़ियों के लिए उस महान योद्धा को याद करने के लिए था जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और एनकिंग शहर को बचाया। उन्होंने समाचारों से अन्य शहरों में हुए नुकसान के बारे में भी जाना। अपने स्मार्टफोन पर उन्हें सूचित किया गया कि पूरे जिया साम्राज्य में कुल 18 शहरों पर जानवर के ज्वार ने हमला किया था, और उनमें से 12 पूरी तरह से नष्ट हो गए। गुआनशान शहर में एस लेवल गुप्त क्षेत्र के प्रकट होने के बाद पूरा शहर एक अगोचर और अभेद्य ग्रे कोहरे में डूबा हुआ था। इस बिंदु पर गुआनशान शहर बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गया था। इंपीरियल कैपिटल ने डेक्सिया ड्रैगन बर्ड नामक राष्ट्रीय योद्धा संगठन से 30 योद्धाओं और 5 ग्रैंड मास्टर्स का चयन किया, और ग्रैंड मास्टर डू जिंगमिन के नेतृत्व में जांच करने के लिए गए। जिया किंगडम के सबसे मजबूत राष्ट्रीय रक्षा स्तर के योद्धा फो होंगशिंग एस लेवल गुप्त क्षेत्र के बाहर स्टैंड बाय पर थे। 12 घंटे के बाद 36 योद्धाओं में से कोई भी गुआनशान शहर से बाहर नहीं गया, इसलिए फो होंगशिंग व्यक्तिगत रूप से गुआनशान शहर में गए। आखिरकार 8 घंटे के बाद गंभीर रूप से घायल फो होंगशिंग 2 जीवित मास्टर्स के साथ गुआनशान शहर से बाहर चले गए। जिया किंगडम ने गुआनशान शहर को दुनिया के 11वें जीवन निषिद्ध क्षेत्र के रूप में भी सूचीबद्ध किया, और शहर में 1.8 मिलियन लोगों की मौत की पुष्टि की गई। अनगिनत जीवन अंततः हताहतों की ठंडी संख्या में बदल गए, जो ये है कि स्मार्टफोन पर दिखाई दिए। ये गुप्त क्षेत्र का सबसे गंभीर आक्रमण था जिसने स्थानिक दरारों के प्रकट होने के बाद से जिया किंगडम को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया था। पहली बार यही को मानवता की भयानक अस्तित्व की स्थिति का एहसास हुआ। यहां तक कि राष्ट्रीय संरक्षक स्तर के मार्शल कलाकार भी मुश्किल से ही पर्याप्त थे। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। केवल अपने भीतर महान शक्ति रखने से ही वो इस अशांत दुनिया में जीवित रह सकता है। उसने समाचार बंद कर दिए और उस एकमात्र व्यक्ति को बुलाया जिसे वह जानता था कि उसके पास आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच है। लियू परिवार की हवेली में यी हे ने किनलैन से एक एहसान मांगा। किनलैन एक चमड़े के सोफे पर आलसी ढंग से लेटी थी। उसका रेशमी पजामा थोड़ा खुला हुआ था, जिससे उसके बिल्कुल सुडौल गुलाबी कंधे दिखाई दे रहे थे। उसने अनुमान लगाया कि यी हे लियू परिवार की शेष 2 शेनहुआंग मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। ये सुनकर उसे थोड़ा घबराहट महसूस हुई। क्या यह वो छवि थी जो किनलैन ने उसके मन में बनाई थी? उसने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है। वो उससे कुछ उच्च गुणवत्ता वाले पौधे विशेषता वाले मैजिकोर, अधिमानतः नीले मैजिकोर या यहाँ तक कि बैंगनी भगवान स्तर के मैजिकोर प्राप्त करने में मदद करने के लिए कहना चाहेगा। पौधे प्रकार के जादुई जानवर पहले से ही दुर्लभ थे, और भगवान स्तर के जादू के कोर और भी अधिक कीमती थे। उसकी भूख वाकई बहुत बड़ी है। वैसे भी चूंकि उसे ये वस्तुएं बहुत चाहिए, तो वो बदले में क्या दे सकता है? यह उत्तर नहीं था, इसलिए मैं और अधिक आश्वस्त हो गया। उसने कहा कि इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रत्येक स्कूल वर्ष की शुरुआत में नए छात्रों के लिए एक गुप्त क्षेत्र मूल्यांकन होता है। वो ल्यू किंगझो के साथ मिलकर उसे प्रथम स्थान दिलाने में मदद कर सकता है। जब मैंने ये घोषणा की तो किनलैन की आलसी मुद्रा तुरंत सतर्क हो गई। उसकी निगाहें और भी तेज हो गई। वो दूसरे प्रांतों और शहरों की शीर्ष प्रतिभाओं को कम आंक रहा था। उसकी बेटी की योग्यता पिछले वर्षों में इंपीरियल यूनिवर्सिटी के नए छात्रों के बीच औसत से ऊपर थी, ऊपरी पहुंच में भी नहीं। हालांकि उसने प्रतियोगिता में ल्यू किंगझो से बेहतर प्रदर्शन किया था, फिर भी वो शीर्ष प्रतिभाओं से पीछे था। ये सुनकर उसने एक धूर्त मुस्कान दी। उसने साहसपूर्वक कहा कि किनलैन ने उसे लियू परिवार को पुनर्जीवित करने के लिए चुना है ना? वो एक IOU लिख सकता है। अगर उसे नए छात्रों की कक्षा में पहला स्थान नहीं मिलता है तो वह काम करेगा। लियू परिवार में उसके लिए एक दास की तरह काम करना और उसकी सेवानिवृत्ति का प्रबंध करना। किनलैन चमड़े के सोफे से उठी और खिड़की की ओर चली गई। वो सिर्फ एक